हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू पीसीएम स्टडी हब। दिसंबर आ चुका है, फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम है और इस टाइम पे आके बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि हम किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ें। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं हर चैप्टर में सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस कराऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और अगर आप जितना मैं कराऊंगी उतना आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि और हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से। ठीक है, तो आज फिजिक्स चैप्टर 1 के मैं बता रही हूँ आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब लॉ करना है और इसके वेक्टर फॉर्म को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज। कई बार 2 मार्क्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इसमें हम 2 डेरिवेशन करेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला। ठीक है, नेक्स्ट गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, और उसी में हम समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये 5 टॉपिक हैं, ओनली 5 टॉपिक जो हमें फर्स्ट चैप्टर में करने हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, देखो कूलम्ब्स लॉ में क्या है, आपके पास 2 चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस इसमें मान के चलते हैं, है ना। जैसे कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, वो होगा रिपल्सिव फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ ने बोला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज लिखी है। इट इज स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of 2 charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब क्या है, जो इनके बीच में फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके जो बीच के डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास। इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखा है कि जो बीच के डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। आपको समझ में आ गई बात। अगर दोनों चार्जेस सेम चार्ज के हैं तो कैसे होंगे, रिपल्सिव। अगर डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्टिव होंगे। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हम कांस्टेंट लेंगे k, F इज इक्वल टू k Q1 Q2/r², वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस k को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर है क्या है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ने बोला कि जो भी फोर्स चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब क्या करना है, जो k है ना, इस k को हम लिखते हैं 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹। अब यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी है क्योंकि यहाँ हमें लिखनी है इसकी यूनिट, और यूनिट पहले हम निकालना सीखेंगे तब हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू रखोगे आप कब रखोगे, जब आपको एयर या वैक्यूम के बारे में बोला गया है। अगर आपको किसी मीडियम की बात की गई है तो आप किसी भी मीडियम के लिए फिर ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब k की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपको एप्सिलॉन के साथ में नोट लिखा हुआ दिख जाए तो मतलब वो परमिटिविटी किसकी है, फ्री स्पेस की। अगर आपको ऐसा देखने के लिए मिले कहीं एप्सिलॉन m, मतलब वो परमिटिविटी होगी किसी भी मीडियम की। ठीक है, अब इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होगी भाई, 8 × 854 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर, और ये वैल्यू किसकी है, वैक्यूम या फिर स्पेस के लिए। अब यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ k, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले देखो हम किसी के भी यूनिट और डायमेंशन को ना रटेंगे नहीं। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप किसी की भी यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है भाई, अब K निकालना है ना, तो K कितना हो जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, F R स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2। F क्या है, फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट सभी को पता होगी, न्यूटन। R क्या है, R क्या है भाई, R की वैल्यू डिस्टेंस उसके बीच की, तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, कैपिटल L लिखते हैं इसकी डायमेंशन। अच्छा यहाँ तो पहले यूनिट लिख रहे हैं तो ठीक है मीटर लिखेंगे। R क्या होगा, रेडियस सॉरी डिस्टेंस किस में होगी, मीटर में। तो न्यूटन, अब R कितना है, 2 टाइम्स है ना, अब डिस्टेंस भी ऐसा यूनिट में ले रहे हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं, तो कितना होगा, कूलम स्क्वायर। या फिर क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम ऊपर जाएगा तो कूलम की पावर कितनी हो जाएगी, -2। समझ में आ गई। यूनिट्स कैसे निकालनी है, सभी की ऐसा यूनिट पुट कर दो और जो निकलेगी वो हो जाएगी जो जिस फिजिकल क्वांटिटी की आप निकाल रहे हो उसकी SI यूनिट। ठीक है, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से, आपने 11th में पढ़ा होगा, हमारे पास K की हमें डायमेंशन निकालनी है तो फोर्स की डायमेंशन निकालनी है। अब फोर्स की कैसे, देखो फोर्स की कैसे निकालते हैं, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। मास की क्या, मास को लिखते हैं कैपिटल M, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। तो LT-1 ये हो जाएगा LT-2। तो फोर्स की होती है MLT-2। अब देखो इसकी एक्सेलरेशन की LT-2 डायमेंशन कैसे आई, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की होती है LT-1 अपॉन में T, ये T ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगी LT-2। तो फोर्स की हो गई MLT-2। तो हमने फोर्स की जगह पे रखा MLT-2। अब देखो ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, लेंथ, रेडियस, इन सबको हम किस में लेते हैं, कैपिटल L में, कैपिटल L स्क्वायर। अब चार्ज की AT मैंने कैसे लिखी, देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम, है ना, सभी को पता है। और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और टाइम भी कैपिटल T। तो क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, A इंटू टी, हम रखेंगे A इंटू टी, A इंटू टी। अब यहाँ देखो कितना हुआ, M, L की पावर कितना, 2 और 1 कितनी हो जाएगी, L की पावर 3, T-2 अपॉन में A स्क्वायर, T की पावर 2। ठीक है, तो K इज इक्वल टू ML3 T, 2 नीचे है ना, ऊपर जाके -4 बन जाएगा, T-4, और A की पावर 2 ऊपर जाके माइनस बन जाएगी A-2। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट K की डायमेंशंस, इसकी यूनिट्स, और इसकी हमने पढ़ी एयर और वैक्यूम में इसकी वैल्यू। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट देखो क्या आएगी, क्या निकाली है, तो यहाँ लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। इतना समझ में आया आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले हमें डायग्राम समझना होगा। ठीक है, तो देखो समझते हैं, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस मान के चलते हैं कूलम्स लॉ में, तो 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1 एंड सेकंड है Q2। ठीक है, अब यहां से मिलाते हैं Q1 एंड Q2। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मानते हैं कूलम्स लॉ में, स्मॉल r। अब यहाँ पर देखेंगे क्या करते हैं, देखो Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि दोनों ही कैसे हैं, सेम चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो Q1 किस पर फोर्स लगाएगा, Q2 पर, एंड Q2 उतना ही फोर्स किस पर लगाएगा, Q1 पर। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, देखो किधर लगाएगा, क्योंकि सेम चार्जेस हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, और अगर डिफरेंट चार्जेस होते तो सेम डायरेक्शन में। देखो कैसे होता है, ध्यान से देखना, मैं मान के चलो ये Q1 है और Q2 है। अगर ये ऐसे होता, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता, तब क्या होता, ध्यान से देखो, तब इनके बीच की डिस्टेंस ये थी, तो Q1 इस पर चार्ज लगाता इधर और Q2 इस पर चार्ज लगाता इधर, ये इसको अपनी तरफ खींचता और ये वाला इसको इधर फोर्स लगाता। ठीक है, तो ये वाला इसको अपनी तरफ खींचता, इधर फोर्स लगा रहा, Q2 इसको अपनी तरफ खींचा तो इधर फोर्स लगाता। बट अब कैसे हैं, दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं, तो इनमें फोर्स कैसा लगेगा, ऑपोजिट फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ऐसी कंडीशन में कौन सा लगता, अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखो क्या होगा,
Q1 Q2 पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये, तो हम मान के चलेंगे कि इस पर फोर्स लगेगा किस पर, सेकंड पर, किसकी वजह से, 1 की वजह से। ठीक है, Q2 कितना फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, तो हम बोलेंगे कि भाई 1 पर फोर्स लग रहा है सेकंड की वजह से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखो Q1 से यहाँ जा रहे हैं, जब फोर्स लगा रहा है तो Q1 Q2 पर, और किधर गए देखो, ये है R1 वेक्टर और ये है R2, तो हम कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2 पर जा रहे हैं, तो हम लेंगे R1 2। क्लियर है? और जब हम इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लेंगे, R और 2 से 1 पे जा रहे हैं, R2 1। क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे, कैप, यानी कि ये क्या बन गए, यूनिट वेक्टर। समझ में आ गई बात, डायग्राम सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, F21 इज द फोर्स exerted on charge Q2 by charge Q1। तो F21 क्या है, F21 फोर्स है जो Q2 पर लग रहा है Q1 की वजह से। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ सभी को पता है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, क्या था कूलम्ब्स लॉ, देखो F कि कौन सा वाला लग रहा है, F21 पे लगा निकाल रहे हैं। चलो F21 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब अपॉन में ध्यान से देखना, जब F21 फोर्स एक्सर्ट हुआ तो कहां से गए, 1 से 2 पर गए, तो क्या आएगा R1 2, और अपॉन में R स्क्वायर होता है तो क्या होगा, R12 का होल स्क्वायर इनटू, अब डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2 पर जा रहे हैं, तो R12 कैप। ठीक है, तो लिखेंगे वेयर R12 कैप इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। Q1 से Q2 जा रहे हैं, हमें बताएगा कौन, R12 वेक्टर। समझ में आ गई बात? अब क्या करेंगे, देखो अब हम लिखेंगे इफ F12 वेक्टर इज द फोर्स एक्सर्टेड, कहां लगेगा F12 फोर्स, देखो F12 किस पर लग रहा है, Q पर, ऑन Q1 बाय चार्ज Q2। ठीक है, देन कूलम्ब्स लॉ फिर से लगाएंगे तो क्या बनेगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखो अब यहाँ पर अब कहाँ जा रहे हैं, जब Q1 फोर्स लग रहा था हम कैसे चल रहे हैं, R21 का स्क्वायर और R21 कैप। R21 कैप क्या होगा, वेयर R21 कैप इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम, कहाँ जा रहे हैं बताओ, Q2 से Q1 पर, फ्रॉम Q2 टू Q1। इतनी बात समझ में आ गई है? ध्यान से सुनो, अगर सपोज आप मान के चलो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना वो 10 मीटर है, ये मैंने लेट कर लिया, मान लिया, तो जब हम Q1 से Q2 जाएंगे तब भी 10 मीटर चलना पड़ेगा, जब Q2 से Q1 जाएंगे तब भी 10 मीटर चलना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है कि दोनों बारी में जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप। देखो मैग्नीट्यूड तो बराबर है 10 मीटर, बट डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। और अगर मुझे निकालनी है R21 कैप की वैल्यू, देखूंगी माइनस में R12 कैप। क्लियर है इतनी बात? क्या मैग्नीट्यूड 10 ही है? हाँ बिल्कुल। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो R12 मोड इज इक्वल टू R21। भाई मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, तो इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, अगर यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में ले लो और ये वाली वैल्यू पुट कर दो। चलो किसको देखते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 में क्या होगा, इक्वेशन 2 में क्या हुआ, देखो F12 कैप इज इक्वल टू वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। क्या है, इनकी दोनों की मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो R21 की जगह पे आ जाएगा R12 का स्क्वायर और इनटू, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में यहाँ देखो
क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो R21 की जगह पर हम क्या रख देंगे यहाँ पर R12, ठीक है। और यहाँ भी इसकी R12 की इसको R12 लिख देंगे। तो देखो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये देखो R21 की जगह पे मैं क्या रख दूंगी R12, तो ये आ जाएगा R12 कैप। और ये जो माइनस है इस माइनस को मैं स्टार्टिंग में लगा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो कि किसकी वैल्यू है। यहाँ देखो क्या ये F21 की वैल्यू नहीं है ना, F21 की ही वैल्यू है। तो हम लिखेंगे F12 वैक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वैक्टर, और यही हमें प्रूफ करना था।